हेलो डॉक्टर्स। हिंदी में वीडियो बनाया गया है ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन किए जा सकें कि INICT में नए नियम क्या आए हैं। प्रोस्पेक्टस के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए अभी तक रिलीज हुआ है, उसके सारे नियम हम अभी समझ लेंगे। ये वीडियो आपके लिए विशेष तौर पे हिंदी में लाए हैं टीम विद्यासारथी। और हमारे लिए हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में वीडियो शूट करना थोड़ा सा मोटिवेशन कम रहती है। तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के या फिर वीडियो के कमेंट्स पे जरूर बता दीजिए, क्या हिंदी वीडियो को कोई सुन भी रहा है, क्या ये आपके काम का है। अगर काम का है तो जरूर हम दोनों भाषाओं में वीडियो बनाते रहेंगे। सो वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए, कई बहुत फंसे हुए रूल्स हैं। कुछ चीज़ों से शायद आपको कुछ सहायता मिले। INI की काउंसलिंग बॉडी के रूल्स थोड़े डिफिकल्ट हैं और टिपिकल हैं नीट पीजी से। सो शुरुआत करते हैं कि INI में कोर्सेज कौन से हैं। MD है, MS है, 6 साल का DM कोर्स है, 6 साल वाला MCH है, और डेंटल वाले बच्चों के लिए MDS है। इसी तरह MD इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी है। यह मुझे सबसे कूल MD लगती है। ज्यादा मगजमारी भी नहीं है और एम्स का टैग भी आपको इजीली मिल जाता है। पर खैर, पार्टिसिपेट करने वाले इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं। एक तो खुद एम्स दिल्ली ही है। एम्स दिल्ली पार्टिसिपेट भी कर रहा है, टेस्ट को कंडक्ट भी कर रहा है। बाकी ये सब एम्स हैं। याद रखिए, जितने भी इसमें INIs पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर किसी के अपने अलग नियम हैं। तो एम्स दिल्ली का तो एक ही फर्ज है, बस टेस्ट कंडक्ट करना। जब काउंसलिंग होगी तो हर एक INI अपने अलग रूल लगाएगा। एम्स के अलावा INI में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। एक तो है जिपमर पुदुचेरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु, फिर है PGI चंडीगढ़, फिर है SATI MST त्रिवेंद्रम। तो ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो काउंसलिंग में मोटे तौर पे 3 स्टेप्स रहेंगे। पहला स्टेप है, अभी फॉर्म निकला हुआ है। सो इन दिनों आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी है, और सिर्फ तभी करनी है अगर आप पहली बार INICT का फॉर्म भर रहे हैं। अगर पहले फॉर्म भरा हुआ है तो बेसिक रजिस्ट्रेशन पिछली ही चल जाएगी, वही यूजर नेम पासवर्ड चल जाएगा। अगर कोई पासवर्ड भूल गए हैं, किसी तरह की सहायता चाहिए, तो हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। सो 1 अप्रैल के बाद फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का दूसरा स्टेप करना है, वो सबके लिए जरूरी है। तो अगर पहले पेपर दिया है तो भी आपको 1 अप्रैल के बाद अपना EUC जनरेट करना है, अर्थात एग्जामिनेशन यूनिक कोड। फिर आपका एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग शुरू होगी, आपको चॉइसेस भरनी है, प्रेफरेंस ऑर्डर बताना है। फिर सीट एलोकेशन होगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे राउंड्स में काउंसलिंग होगी, 4 या 5 राउंड्स में, वो भी बात करेंगे। सो याद रखिए कि कंडक्ट एम्स दिल्ली ही करेगा इस टेस्ट को, लेकिन काउंसलिंग के समय हर इंस्टीट्यूट के अपने अलग रूल्स हैं, वो लागू होंगे। जैसे कौन से INI में स्टाइपेंड कितना है, सैलरी कितनी है, लीव लेने के क्या रूल्स हैं, डिग्री को बीच में छोड़ने की पेनल्टी क्या है, सबके नियम अलग अलग हैं। सो थोड़े दिन में इसी प्रोस्पेक्टस का पार्ट बी जब आएगा तो उस पे भी वीडियो बनाएंगे। और अगर इस वीडियो पे थोड़ा कम से कम 20 लाइक्स आए तो फिर हिंदी में भी हम वीडियो बनाने जारी रखेंगे, वरना शायद सिर्फ इंग्लिश तक ही सीमित रहना पड़े। सो एम्स दिल्ली का जैसे एक नियम है कि जो पूरा साल इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, फाइनल स्कोर में उनकी 20% वेटेज रहती है। ये एम्स दिल्ली का खुद का रूल है, ये सारे INI फॉलो नहीं कर रहे हैं। जिपमर का स्पेसिफिक रूल आपको पता है, यहाँ पे चलता है डायनामिक रोस्टर पॉइंट एलोकेशन मेथड। थोड़ा मुश्किल सा है, एक बार में तो समझ भी नहीं आता। इस पर भी कभी समय लगा के अलग से एक वीडियो बना देंगे। सो हर INI के अपने अलग नियम हैं। फिर जो भारतीय नागरिक INICT में अपीयर होना चाह रहे हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
सामान्य श्रेणी से, जनरल कैटेगरी से, या फिर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी से, अन्य पिछड़ा वर्ग, या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो आपके लिए 55% अंकों के साथ डिग्री पूरी की हो, ये नियम लागू होगा। एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए 50% की डिग्री होनी चाहिए, और विकलांग अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए, सबके लिए नियम अलग अलग हैं। तो इसके लिए आप बेशक हमें कॉल कर सकते हैं यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट है। ये जो PWBD, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी लिखा है, इसमें कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए। उसकी जांच भी की जाएगी, एम्स वाले अपने स्तर पर भी जांच करेंगे। तो किसी चीज में डाउट हो, कुछ भी दुविधा हो, आप कभी भी हमें कॉल कर लीजिएगा। उससे भी बड़ी कंडीशन ये है कि INICT में चाहे आपने पेपर में बहुत बढ़िया स्कोर कर लिया, आप तभी काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे और तभी आपको एडमिशन मिलेगा अगर आपकी 1 ईयर कंपल्सरी रोटेटिंग इंटर्नशिप 31 जुलाई 2025 से पहले समाप्त हो रही है। अगर एक दिन भी लेट हो गई, चाहे 2 अगस्त, 1 अगस्त को डिग्री सॉरी इंटर्नशिप खत्म हुई, आप इसके लिए फिर अमान्य घोषित हो जाएंगे। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो फॉरेन नेशनल्स, विदेश से जो लोग विदेश से हैं और INI में प्रतिभाग करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए नियम क्या है? रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री हो, कम से कम 55% का स्कोर हो, और अगला रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, वहां से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कुछ लोग NOC लेके पहले काउंसलिंग बॉडी को देते थे, वो काम अब नहीं चलेगा। इसी तरह जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया या फिर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, इस कैटेगरी में के अंतर्गत काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जबरदस्त और क्लियर कट निर्णय दिया है। उसके हिसाब से हमें चलना होगा। सो जिन लोगों के पास OCI कार्ड है, उन्हें पता होगा कि समय समय पर इसे रिन्यू करना पड़ता है। तो जो आपका सबसे पुराना, सबसे पहला बना हुआ OCI कार्ड है, वो सबसे आवश्यक है INICT की काउंसलिंग के लिए। आपके जितने भी कार्ड हैं, मान लीजिए अब तक के 3 कार्ड हैं, तीनों को इकट्ठे स्कैन करके एक कॉमन PDF फाइल बना लीजिए। वो फाइल आपकी काउंसलिंग के समय काम आएगी। सो जो आपका सबसे पहला बना हुआ कार्ड है, उसे जरूर लगा लीजिए। अगर आपने उसे छुपाने का प्रयास किया तो फिर INI को लगेगा कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। सबसे पुराना कार्ड सबसे आवश्यक है। जो भी मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे अपने बनाए हुए नहीं है। जो प्रोस्पेक्टस में एग्जैक्ट वर्डिंग लिखी है, मैं हूबहू वही अक्षरशः आपको बता रहा हूं। 4 मार्च 2021 क्रूशियल डेट है, इसे मार्क कर लीजिए। इससे पहले जिन लोगों के पास ICI कार्ड था, केवल वही भारतीय नागरिक के रूप में INICT में प्रतिभाग कर सकते हैं। अगर इस तारीख के बाद आपका कार्ड बना है, तो जुलाई 25 वाले INICT में आप भारतीय नागरिक के रूप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सो ये OCI कार्ड का फायदा क्या है? साधारण भाषा में बात करें तो आप रहते भी बाहर हैं, लेकिन आपको NRI वाली फीस भी नहीं देनी, आपको फीस भी भारतीय नागरिकों वाली ही देनी है। तब ये कार्ड काम आता है। फिर एप्लीकेशन की फीस क्या है? सामान्य श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जो भी विदेशी कैंडिडेट्स हैं, उन सब के लिए 4,000 रुपए। फिर SC ST कैंडिडेट्स, उनके लिए 3200 रुपए, और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कोई चार्जेस नहीं। पेपर आपका 3 घंटे का होगा, पूर्ण रूप से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन नहीं होने वाला। इसमें 200 क्वेश्चंस होंगे, और ऐसा नहीं होगा कि 200 क्वेश्चन इकट्ठे आ गए।
कि कोई भी आप 1 से 200 तक कुछ भी ट्राई कर लिया, बल्कि पेपर का फॉर्मेट क्या होगा उस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। आपके पेपर में अभी तो बहुत दिन है, तो पेपर से कुछ 2 हफ्ते पहले ऐसा वीडियो बना देंगे। आपको पहले नियम जानने हैं तो हमें कॉल कर लीजिएगा, नंबर स्क्रीन पे आपको लगातार दिख ही रहा है। तो पेपर में मार्किंग स्कीम ऐसी रखी गई है जिसमें तुक्के मारने वाले लोगों को नुकसान हो, यानी कि सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा तो गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। अगर आपने कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया, उसका बब्बल आपने ऑनलाइन टेस्ट में सिलेक्ट नहीं किया, कुछ भी ऑप्शन मार्क नहीं की, फिर आपको मिलेंगे 0 नंबर। तो कई बार हमें लगता है कि कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, कहीं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो जाएगी। छोड़ने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जिसमें आपको दुविधा है एग्जाम कंडीशंस में, उसे छोड़ दीजिए। फिर इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए पूरे भारतवर्ष में 100 और 135 के बीच में सेंटर बनाए जाएंगे। अब ये इस बात पे निर्भर करेगा कि कितने लोगों ने आवेदन किया। तो आपको जो सेंटर आवंटित होगा पेपर के लिए, वो आवंटित होने के बाद फिर आप बदल नहीं सकते। इसीलिए सोच समझ के भरिएगा। आपको 3 चॉइसेस दी जाएंगी और जितनी जल्दी फॉर्म भर दें उतना बढ़िया है, क्योंकि किसी एक सेंटर में सीमित संख्या में सीटें हैं, तो जैसे ही वो भर जाएगा और आपने उसके बाद वो सेंटर भरा, फिर आपको नहीं मिल पाएगा। तो फॉर्म जल्दी भर दीजिए। ये इस वीडियो से एक सीख जरूर लेते जाइए। दूसरा, जब सीट आवंटित करने का समय आएगा तो फिर प्रक्रिया क्या रहेगी। सबसे पहले आईएनआई एक बहुत बढ़िया काम करते हैं कि फर्स्ट राउंड से पहले एक मॉक राउंड रख लेते हैं। तो ये एक प्रकार से एक प्रैक्टिस राउंड हो जाता है कि आपने जो ऑप्शंस भरी हैं उस हिसाब से आपको क्या मिल रहा है, क्या मिलने की पूर्ण रूप से संभावना है। अगर आपको लगे कि इससे तो हमें संतुष्टि नहीं है, हमें किसी और ऑप्शन को ऊपर करना चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। फिर फर्स्ट राउंड होगा, उसमें आप अपग्रेड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं सीट ज्वाइन करते समय। तो इसका डबल फायदा हो जाएगा, आपको सीट भी मिल गई और उससे बेहतर सीट मिलने की संभावना भी जिंदा रहे। सो आईएनआईसीटी में अगर आप सेकंड राउंड में जाते हैं और पहले में आपके पास कोई सीट आवंटित हो गई थी, तो या तो आपको उससे बेहतर वाली ऑप्शन की सीट मिलेगी, नहीं तो पिछली सीट तो है। आईएनआई वाले कोशिश तो करते हैं कि 2 राउंड में सारी सीट्स अलॉट हो जाएं, अगर नहीं होती फिर एक ओपन राउंड रखते हैं। तब भी सीट अगर बचती है तो फिर एक स्पॉट काउंसलिंग राउंड होता है। उसकी ज्यादातर स्थितियों में नौबत ही नहीं आती, क्योंकि ओपन राउंड की सीट छोड़ के कोई भी 3 लाख रुपए नहीं गंवाना चाहता। और वैसे भी एम्स का टैग है, आईएनआई का टैग है। सो सीट एलोकेशन के बारे में क्रूशियल चीज ये है, आपको जो सीट आवंटित होगी 3 चीजों पर निर्भर करेगी। पहला, आपकी रैंक क्या है। दूसरा, आपने जो ऑप्शंस भरी किस ऑर्डर में भरे। सो इस बारे में अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी मदद चाहिए, आप चाह रहे हैं कि विद्यासारथी आपकी काउंसलिंग पूरी एग्जीक्यूट करें, नीट पीजी की भी, स्टेट्स की भी, आईएनआईसीटी की भी, तो हमेशा आप लोगों का स्वागत है। हम एक साल में सिर्फ 100 बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम काउंसलिंग विंडो क्लोज कर देते हैं। सो आप हमारी भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। और लास्टली, आपको जो सीट मिलेगी वो किस पे निर्भर करेगी। आरक्षण, आप किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। फिर काउंसलिंग के कुछ और बहुत जटिल नियम जो हम यहाँ पे सरल तरीके से आपको बताने वाले हैं। पहला नियम कि अगर आप फॉरेन नेशनल हैं तो फिर आप भारतीय नागरिक के रूप में अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप भारतीय नागरिक हैं फिर आप फॉरेन नेशनल के रूप में अप्लाई नहीं कर सकते। अब वैसे तो लगता है कि ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें क्या खास बात। खास बात यह है कि यहाँ पे ये नियम नीट पीजी से अलग हो गए। नीट पीजी में मान लीजिए किसी के पास 5 करोड़ रुपए का बजट है
और उन्होंने सोचा कि क्या सस्ते में बढ़िया जगह सीट मिल रही है। राउंड वन में भाग लिया, टू में भाग लिया जनरल कैंडिडेट के रूप में, नहीं मिली, और उनके पास एक जेन्युइन एनआरआई सर्टिफिकेट था, तो थर्ड राउंड में एनआरआई में कन्वर्ट हो गए, या तो ओपन या स्ट्रे राउंड में कन्वर्ट हो गए। आईएनआईसीटी में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर आप फॉरेन नेशनल हैं तो काउंसलिंग के सारे राउंड्स में आप फॉरेन कैंडिडेट के रूप में ही भाग ले पाएंगे। भारतीय नागरिक हैं तो भारतीय नागरिक के रूप में ही आप अंतिम राउंड तक भाग ले पाएंगे। काउंसलिंग का दूसरा आवश्यक नियम, टोटल मार्क्स का एक कॉलम होता है। उसमें ना आपको पहले प्रोफेशनल के मार्क्स डालने हैं, ना सिर्फ दूसरे प्रोफेशनल के, आपको पूरी डिग्री का कुल जमा स्कोर डालना। सो जैसे मान लीजिए आपकी किसी पेपर में सप्लीमेंट्री आ गई, फिर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए वो टेस्ट दोबारा दिया, दूसरी बारी में वो पार हो गया, तो जो दूसरी बार के अंक आए वो आपको कंसिडर करने हैं, पिछला स्कोर भूल जाइए। जो लोग विदेश से एमबीबीएस करके आए हैं, रशिया या कहीं और से, तो उनको अपना एफएमजीई का स्कोर इसमें एंटर करना है, यानी कि डिग्री का स्कोर एंटर नहीं करना। अब ये एक बड़ा रूल है। इसी तरह कुछ लोगों ने बाहर से डिग्री की है, तो कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज आपको मार्क्स नहीं देती, वो आपको क्या देंगी, ग्रेड। तो उस यूनिवर्सिटी का ये फर्ज बनता है कि वो आपको ग्रेड को मार्क्स में कन्वर्ट करने का एक सर्टिफिकेट दें और उसका एक फॉर्मूला बताएं। तो इन द एंड आईएनआईसीटी के फॉर्म में आपको मार्क्स ही एंटर करने हैं। तो इस बारे में कुछ भी दुविधा है, कभी भी हमें कॉल कर लीजिए, क्योंकि ये भी एक काफी उलझा हुआ नियम है। छठा नियम, अगर बहुत सारे विद्यार्थियों के समान अंक आते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले, जिस विद्यार्थी के गलत उत्तरों की संख्या सबसे कम है उनको बेहतर रैंक दी जाए। तो मान लीजिए एक डॉक्टर ने 60 अंक स्कोर किया एनआईसीटी में, कैसे, 60 सही उत्तर और गलत उत्तरों की संख्या है 0, तो स्कोर हो गया 60। एक दूसरे डॉक्टर के भी 60 नंबर हैं, लेकिन कैसे, उन्होंने 62 उत्तर सही दिए, 6 गलत कर दिए, तो 6 के हो गए -2। कुल मिला के इनका भी स्कोर क्या है, 60। तो पहले जो डॉक्टर थे उनको अ, बेहतर रैंक दी जाएगी, क्योंकि उनके गलत उत्तरों की संख्या कम है। फिर अगर ये वाला मापदंड लगाने के बावजूद भी दो डॉक्टरों के या अधिक डॉक्टरों के नंबर सेम है, रैंक सेम है, फिर क्या करेंगे, जिसकी उम्र ज्यादा है उसे बेहतर रैंक दे देंगे, क्योंकि छोटे वाले के पास तो अभी बहुत समय है, वो तो फिर दोबारा दे देगा एग्जाम। जो बड़ा है उसकी जिंदगी बीती जा रही है, उसे शादी भी करवानी है, इधर शादी लेट हो रही है, उधर घर वाले ताने मार रहे हैं। तो आईएनआईसीटी आपका दर्द समझता है और ज्यादा एज वाले को वो बेहतर रैंक देगा। नियम नंबर 7, यदि आप कहीं से भी एमडी, एमएस या इन लिखी हुई डिग्रीज में से कोई भी पूरी कर चुके हैं, फिर आप आईएनआईसीटी के लिए एलिजिबल नहीं है। जिस समय सीट एलोकेशन होगी, अगर उस समय आपने कहीं पे भी ये डिग्रीज ज्वाइन कर रखी हैं, यानी आपके पास अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने कहीं कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है वो आईएनआई में अपीयर ही नहीं हो सकते? ऐसा नहीं है। आप अपीयर हो जाइए, और अगर आपका बढ़िया स्कोर आता है, रिजल्ट आने के बाद सीट एलोकेशन से पहले, आप अपने कॉलेज में बात करके इस्तीफा दे दीजिए। कुछ पेनल्टी बनती है, वो पैसे वहां पे जमा करवा दीजिए, अपने ओरिजिनल दस्तावेज वहां से निकलवा लीजिए, फिर आप आईएनआई काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। बट याद रखिएगा, आईएनआईसीटी के बड़े कठोर नियम हैं। ये किसी पर दया नहीं करते, किसी के लिए भी एक दिन के लिए भी डेट एक्सटेंड नहीं करते। जो इनके रूल हैं वो हैं। सो अंतिम तारीख जो भी है डॉक्यूमेंट जमा करने की, उस दिन तक आपने डॉक्यूमेंट दिए तो आपको सीट मिलेगी, नहीं तो ये साफ तौर पे मना कर देंगे।
तो अगर आपके और भी कुछ प्रश्न हैं तो हमारा नंबर आपके सामने है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। सो वीडियोस देखते रहिए, जल्दी ही प्रोस्पेक्टस का बी पार्ट आएगा। हर आईएनआई के अलग अलग नियम क्या हैं उन पे भी एक वीडियो बनेगा, और हिंदी वीडियो तभी बन पाएगा अगर थोड़ा इस पे व्यूज और लाइक्स अच्छे आए। कुछ भी दुविधा है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।